नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम ए टू जेड में। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे टॉप 100 में से टॉप 10 एमसीक्यू नंबर 4 की। यानी कि ये हमारी फोर्थ नंबर की सीरीज रहेगी। इस सीरीज के अंदर जो है हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के हैं। ठीक है। पेपर आप पढ़ रहे हैं मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और ये है बीएससी पार्ट सेकंड का बॉटनी का पेपर। ठीक है। 100 प्रश्न हम हल कर रहे हैं इसके अंदर, जो 10 वीडियो के अंदर आएंगे, और इसमें से ये हमारा फोर्थ नंबर का वीडियो है। ठीक है। आपकी जो रेस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आपको ये टाइम पीरियड के अनुसार जो है वो वीडियो मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आप इसको पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जो टेस्ट जो है अभी अपलोड किया है मैंने सेकंड नंबर का टेस्ट, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है, तो जो टेस्ट आपने सोल्व किया है, अब आप ये वीडियो देख लीजिए और आपने कहाँ पर गलती की है, कौन सा क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन का आंसर किस तरह का देना था, वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। उसका आंसर क्या होना चाहिए था और आपने उसको क्यों सेलेक्ट किया है कि वो गलत है, तो इससे आपको डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट अपलोड करूंगा 40 क्वेश्चन का, सॉरी 20 क्वेश्चन का, और उसके बाद में दो वीडियो लगातार या एक ही वीडियो 20 क्वेश्चन का हम डाल देंगे। ठीक है। 10 की जगह 20 क्वेश्चन कर देंगे उसके अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन वो तभी डालूंगा मैं जब आप पूरे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो पूरे टेस्ट को देंगे। जब आप पूरा टेस्ट दे देंगे, जो उसके रिजल्ट शो होंगे, तो जो टॉपर होगा उसका नाम भी उस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। तो जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट की जो डेट होगी वो एक दिन रहेगी। ठीक है। कल शाम को टेस्ट डालूंगा, 7 बजे से स्टार्ट होगा टेस्ट का टाइम, शाम को 7 बजे से, और वो परसों सुबह 7 बजे तक रहेगा। ठीक है। यानी कि 1 डे तक आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। अगर आप वो टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर आप उसको दोबारा नहीं दे पाएंगे। उसका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। जो टेस्ट नंबर सेकंड है वो तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन टेस्ट नंबर थर्ड जो है वो आप बार बार नहीं दे सकते। ठीक है। तो उसे केवल एक ही दिन दिया जाएगा उसको करने के लिए, और जो टॉपर होगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा वीडियो के अंदर। टॉप 3 जो होंगे, जो टॉप 3 पे आएंगे, उनका नाम इसमें अनाउंस किया जाएगा। तो ईमानदारी से पेपर को सॉल्व करें। पेपर को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लें। अभी तक हम 40 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। इस वीडियो लेक्चर के अंदर 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा टेस्ट वो 41 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसके लिए जो लिंक है वो आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ऐप खोल कर भी जो है अपना पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। माहे ऐप के अंदर भी इसको अपलोड कर दिया गया है। जो सॉल्यूशन है उसको अपलोड कर दिया जाएगा माहे के अंदर भी, और आप यहाँ पर भी टेस्ट दे सकते हैं। तो कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना है अभी तक की इंफॉर्मेशन के अनुसार, क्योंकि आपका एग्जाम होगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, या भ्रामक जो सामग्री है व्हाट्सएप यूट्यूब के ऊपर, तो उनसे बचें। ठीक है। और नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आपकी नॉलेज ही एनहेंस हो रही है। लेकिन अभी तक की उम्मीदों के अनुसार, अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके आधार पर आपका एग्जाम होगा। इसीलिए हमने ये एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न जो है उसी में आपकी सारी लाइव क्लासें इसी पैटर्न के अंदर चला रहे हैं। वो इसीलिए चला रहे हैं कि आप कहीं पर भी पीछे ना रहें। अगर एकदम से चेंज चेंज होता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट बुक जैसे ही पूरी होती है, सेकंड बुक के पीछे की क्वेश्चन हम 100 सोल्व करेंगे, फिर थर्ड बुक के पीछे की 100 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है। डेट अनाउंस होगी उससे पहले पहले आपको तीनों बुक के पीछे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर दिए जाएंगे। चाहे भले एक दिन में 5 वीडियो आपके पास 5 वीडियो लेक्चर आए, या एक ही लेक्चर के अंदर 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। एग्जाम की डेट के अनाउंस होगी उससे पहले पहले आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर लगातार बने रहें, देखते रहें और सॉल्यूशन को सोल्व करते रहें। ठीक है। अगर आप कहेंगे कि टेस्ट का अटेम्प्ट ज़्यादा बार किया जाए, तो टेस्ट का अटेम्प्ट ज़्यादा बार भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आपको जो है एनहेंस हो जाओगे, मतलब आपको पता रहेगा कि कौन से आंसर का क्वेश्चन क्या, कौन सी क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो फिर उसको ज़्यादा अटेम्प्ट में बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट बढ़ा दिए जाएंगे। अभी फिलहाल में थर्ड जो होगा टेस्ट अपना, उस थर्ड टेस्ट का जो अटेम्प्ट है वो केवल एक दिन का रखूंगा। आप
के कहने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने कम नंबर अचीव किए हैं तो आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं बाद में, लेकिन फर्स्ट बार में तो जो टॉपर होगा उसी का ही नाम अनाउंस किया जाएगा, जो एक ही बार में टॉपर बनेगा। तो थर्ड 3 टॉपरों का नाम उसमें अनाउंस किया जाएगा, तो आप वो पेपर जो है सोल्व जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे, इनको हम सोल्व करते हैं 4 नंबर पे। चलिए पहला क्वेश्चन 31 नंबर का, पॉलीमरेज की खोज किसने की थी। हम पढ़ चुके हैं कि पॉलीमरेज जो है वो किसने खोजा था। तो पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको खोजने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कोरेनबर्ग या कॉर्नबर्ग। ठीक है, लेडर और टेटम, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने वन जीन वन एंजाइम के बारे में बताया था। क्या बताया था इन्होंने? वन जीन वन एंजाइम। ठीक है, यानी कि एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये इन्होंने बताया था लेडरबर्ग और टेटम ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक जो है इन दोनों ने मिलकर खोजा था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि डीएनए का मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, डीएनए का मॉडल देने वाले ये थे। और जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल, वो किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, क्रिक के लिए एक और है कि क्रिक ने यहाँ पर जो है सेंट्रल डोगमा भी बताया था। सेंट्रल डोगमा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सेंट्रल डोगमा जो है वो किसने बताया था? तो सेंट्रल डोगमा बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो था क्रिक। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नबर्ग। इसी ने सबसे पहले पॉलीमरेज को खोजा था। ठीक है भाई, तो ये हो गया 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, एसओएस सुधार किस में पाया जाता है? यानी कि एसओएस रिपेयर जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो देखो एसओएस रिपेयर जो होता है, एसओएस रिपेयर जनरली ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यहाँ पर आंसर तो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब इकोलाई, जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गया ना, इकोलाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनके अंदर पाया जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है इसको हमें समझना है, क्योंकि एसओएस पर भी टिप्पणी आ जाती है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसओएस रिपेयर पर टिप्पणी लिखे, यानी कि सोर्स रिपेयर पर टिप्पणी लिखे। सोर्स का मतलब होता है सेव आवर सोल। ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है इसका मतलब होता है सेव आवर सोल। ठीक है ना, हमारी आत्मा को बचाओ, यानी कि करो या मरो। इसका मतलब ये भी होता है करो या मरो, हिंदी में इसको बोलते हैं करो या मरो। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि करो या मरो, रिपेयर सिस्टम कौन सा है? करो या मरो, रिपेयर सिस्टम कौन सा है? तो वो है सोर्स रिपेयर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो सोर्स रिपेयर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कब होता है? जब कोशिका का जो डीएनए होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, और क्षतिग्रस्त डीएनए जो है उसको रिपेयर किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा। अगर डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर कोशिका बच नहीं पाती है। ठीक है, तो फिर ये जो सोर्स रिपेयर सिस्टम है ये काम करना शुरू करता है और कोशिका को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? करो या मरो सिस्टम। ठीक है ना, सेव अवर सोल मतलब अपने आप को बचाओ, अगर नहीं बचाओगे तो मर जाओगे। तो ये पाया जाता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना वो एनवायरनमेंट से जूझती रहती है, लड़ती रहती है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर चलती रहती है। तो इसलिए ये सिस्टम इसके अंदर एक्टिवेट रहता है, सोर्स रिपेयर सिस्टम। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और याद रखनी है। ठीक है ना, चलिए अब काम कैसे करता है ये हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ओपेरॉन होता है, एक ओपेरॉन होता है जिसको बोलते हैं हम लेक्स ओपेरॉन। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक ओपेरॉन सिस्टम जिसको बोला जाता है लेक्स ओपेरॉन। ठीक है, ये क्या होता है कि जब तक सेल क्षतिग्रस्त नहीं होती, यानी कि और नॉर्मल लाइफ जीती रहती है, तब तक तो ये जो लेक्स जीन होता है ये काम नहीं करता, मतलब कि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका जो है यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है लेक्स का, जिसको बोलते हैं ओलेक्स। ठीक है, ओलेक्स ये ऑपरेटर होता है इसका, ऑपरेटर जीन, लेक्स का ऑपरेटर जीन। ठीक है, और यहाँ पर जीन होता है इसमें लेक्स ए जीन। कौन सा जीन होता है? लेक्स ए जीन होता है। ठीक है, एक प्रोटीन होती है जिसे बोला जाता है लेक्स ए प्रोटीन, ये होती है यहाँ पर लेक्स ए प्रोटीन। इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर लेक्स ए प्रोटीन, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये होती है लेक्स ए प्रोटीन। ठीक है, ये 2 भागों में बनी हुई होती है, इसके 2 पार्टीशन होते हैं, 2 भाग होते हैं इसके। इस लेक्स ए प्रोटीन के कितने भाग होते हैं? 2।
ठीक है, ये क्या है, लेक्स ए प्रोटीन। ठीक है, लेक्स ए प्रोटीन होती है। ठीक है भाई, अब आपकी किताब में इतनी डिटेल में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूछा जाता है यहाँ पर, सोर्स रिपेयर में कौन सा जीन जो होता है वो भाग लेता है, तो लेक्स ए जीन भाग लेता है, ये ध्यान रख लेना है हम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं, तो बहुत नॉर्मल से सवाल होते हैं और यहीं से पूछ ले जाते हैं, भले किताब में लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो इसलिए हमें याद रखना पड़ता है ये चीजें। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पर ये दो पार्टीशन में बटी हुई होती है, मतलब दो से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये होती है लेक्स ए प्रोटीन, और ये जो लेक्स ए प्रोटीन होती है ये एक प्रकार का रिप्रेसर प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है ये, रिप्रेसर, लेक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर होती है। ये क्या होती है, यहाँ पर बाइंड रहती है, यहाँ पर इस जगह पर ये बाइंड होती है, इस लेक्स ए ऑपरेटर पर बाइंड होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई प्रोटीन होती है ऑपरेटर के ऊपर बाइंड होती है। इस तरह की जो प्रोटीन होती है वो कहाँ बाइंड होती है, इस ऑपरेटर पर बाइंड होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये बाइंड रहती है, तो ये जीन आगे अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता। कब, जब नॉर्मल डीएनए होता है, जब डीएनए नॉर्मल हो, कोई इफेक्ट ना हो, ये कौन सी कंडीशन में रहेगी, ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगी ना। कौन सी कंडीशन रहेगी, ये नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जब कोई डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर डीएनए में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, डीएनए में क्या हो जाए भाई, डैमेज हो जाए, ठीक है ना, डीएनए में डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए डीएनए हो गया डैमेज, तो जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो ये जो लेक्स प्रोटीन होती है, ठीक है ध्यान रखना, ये लेक्स प्रोटीन जो होती है ये टूट जाती, और ये टूटती कैसे है कि जैसे ही डीएनए डैमेज होता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है कि डीएनए डैमेज हो गया। ठीक है, तो ये जो सिग्नल होता है ये एक प्रोटीन होती है जिसे कहा जाता है रेक ए प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, रेक ए प्रोटीन, रिकॉम्बिनेशन ए प्रोटीन। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पर जिस सिग्नल से रेक ए प्रोटीन क्या होती है, ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब जब ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है तो ये एक्टिव होकर ये जो लेक्स ए प्रोटीन होती है इसको ब्रेक कर देती है। ये जो लेक्स ए प्रोटीन होती है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सीरीज से, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, लेक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन है, इसको क्या कर देती है, ये ब्रेक कर देती है, ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने से ये दो भागों में टूट जाती है, दो टुकड़ों में टूट जाती है, ऐसे इस तरह से ब्रेक हो जाती है और दो टुकड़ों में टूट जाती है। जब ये दो टुकड़ों में टूट जाती है तो इस ऑपरेटर पर बाइंड नहीं हो पाती। जब ऑपरेटर पर बाइंड नहीं हो पाती तो ये जो लेक्स जीन होता है, ये लेक्स जीन क्या करता है, अपनी लेक्स ए जो होता है ये अपनी अभिव्यक्ति शो कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो लेक्स ए है वो लेक्स ए क्या होगा, अपना जो है ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करेगा और प्रोटीन बनाएगा जो कि उस डीएनए को जहां पर वो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करेगी। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रोटीन बनेगी, और वो जो प्रोटीन बनेगी वो क्या करेगी, डीएनए को रिपेयर करेगी। डीएनए का क्या करेगी भाई, रिपेयर कर देगी। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से काम करता है एसओएस सिस्टम, सेव और सोल। ठीक है, हालांकि और भी बड़ा है ये, मैं और भी डिटेल में इसको बता सकता था आपको, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। इतनी सी चीजें अगर हमें याद रहती है तो हम समझ जाते हैं कि एसओएस कैसे काम करता है। समझ में आया। तो बिल्कुल सिंपल है और याद भी रखना है, क्योंकि एसओएस पे टिप्पणी भी आ जाती है बहुत सी बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है ये दो तरीके से काम करता है वैसे तो। ठीक है, एक तो अगर एरर फ्री काम करता है, और दूसरा जहां पर एरर प्रोन एरिया होता है वहां पर काम करता है। एरर फ्री एरिया मतलब एरर फ्री में जहां पर कोई एरर नहीं है या छोटे मोटे एरर है तो वहां पर काम करता है, और एक जहां पर बार बार एरर आते रहते हैं, ठीक है ना, जहां पर डीएनए बार बार डैमेज होता रहता है उस जगह पर काम करता है। तो अलग अलग जगह पर ये सिस्टम काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ठीक है, चलिए जी, देखो म्यूट जीन किसमें भाग लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूट जीन का। ठीक है ना, देखो म्यूट जीन अभी हमने पढ़ा, एसओएस रिपेयर सिस्टम पढ़ा ना अभी हमने, तो क्या इसमें भाग लेता है, तो इसमें तो भाग लेता ही नहीं है, कहीं पर म्यूट जीन का नाम नहीं आया, नहीं आया ना। ठीक है, पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर, देखो पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले।
कि एक बार ये होता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। और रेप्लिकेशन होने के बाद में अगर ये पता चलता है कि उसमें कोई जो है प्रॉब्लम है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो सही तरीके से नहीं जुड़े, तो फिर क्या किया जाता है, उस न्यूक्लियोटाइड को वहां से हटाया जाता है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं लेजन बनना। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कोई लेजन रह गया वहां पर, जैसे ये डीएनए है यहाँ पर, और ये डीएनए में इस तरीके की कंडीशन बन गई, मान लेते हैं कि यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या आ गया, सी की जगह क्या जी आना चाहिए था, यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, टी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम जो है वो काट दिया जाता है, काट कर इस सी की जगह पर जी यहाँ पर दोबारा से रेप्लिकेट किया जाता है। इसे बोलते हैं पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर, रेप्लिकेशन होने के बाद रिपेयर होता है। ठीक है, तीसरा होता है बेमेल सुधार, मिसमैच रिपेयर। तो ये जो म्यूट जीन होता है ये इसी के अंदर पाया जाता है, हमें मिसमैच रिपेयर के अंदर। कौन सी रिपेयर के अंदर पाया जाता है भाई, मिसमैच रिपेयर के अंदर। ठीक है ना, ये इसी के अंदर मिलता है हमें आपका म्यूट जीन। कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन मतलब कि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ रह गई तो उसको काट देना और उसको हटा देना। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ठीक है ना, एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और एक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर। दो तरह का सिस्टम होता है ये, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और एक होता है यहाँ पर बेस एक्सीजन रिपेयर। इस तरह से दो होता है। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के अंदर तो केवल न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हटाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड को, ओनली न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है। इसको हटाते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज आती है उन सबको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, बेस एक्सीजन रिपेयर में बेस को ही केवल केवल जो बेस होता है बेस को ही रिपेयर किया जाता है। बेस को रिपेयर से मतलब है, या न्यूक्लियोटाइड को रिपेयर से मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारा डीएनए यहाँ पर इस तरह से। ठीक है जी, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सी है और यहाँ पर क्या आ गया, आपका ए आ गया। ठीक है, सी की जगह क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया, जब क्या आना क्या चाहिए था, यहाँ पर जी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। अब इस ए को हटाना है, अगर केवल इस ए को हटाए यहाँ से, ठीक है, इस ए को हटाए तब तो ये कहलाएगा बेस एक्सीजन रिपेयर। समझ में आ गई बात, केवल अकेला ए हटे और इस ए के साथ में शुगर और फॉस्फेट भी हट जाए, शुगर और फॉस्फेट को भी हटाया जाए, तीनों को मिलाकर हटाया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हमारा जो है यहाँ पर सिस्टम है वो है बेमेल सुधार, यानी कि मिसमैच रिपेयर, जिसके अंदर काम लिया जाता है म्यूट प्रोटीन को। कौन सी प्रोटीन को, म्यूट प्रोटीन को। और ये जो म्यूट प्रोटीन होती है ये होती है SLH। कौन कौन सी प्रोटीन होती है, एस एल और एच प्रोटीन होती है। ठीक है, ये तीन प्रोटीन यहाँ पर काम करती है, या आप इसको HLS याद रख लो या SLH याद रख लो, कुछ भी याद रख लो, सेलेस प्रोटीन कुछ भी याद रख लो, किसी भी तरीके से याद रखा जा सकता है। कैसे करते हैं मिसमैच रिपेयर को, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सेम वही सिस्टम हम यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर गुआनिन है, एडेनिन है, थाइमिन है और ये साइटोसिन, ये चार बेस यहाँ पर है और यहाँ पर ये सी है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन है, इस तरीके से। क्लियर बात। अब क्या होता है कि जब इसके ऊपर नया डीएनए ट्रांस रेप्लिकेट किया जाता है, यहाँ पर रेप्लिकेट कर दिया हमने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, जी। लेकिन जी की जगह यहाँ पर क्या आ जाए, टी आ जाए, जी की जगह क्या आ जाए, टी आ जाए, बाकी तो चीजें वही रहेंगी, सी टी ए जी। ठीक है, तो तब क्या होगा, इसको हटाया जाएगा, इस टी को हटाया जाएगा। इसको हटाने के लिए ये जो है मिस मैच रिपेयर सिस्टम यहाँ पर, क्योंकि ये मैच नहीं कर पाया ना, यहाँ पर मिस मैच हो गया। ठीक है ना, मिस मैच को कैसे पता लगाया जाता है, इसके लिए क्या होता है कि ये जो ऊपर का जो डीएनए होता है आपका, जो कि पेरेंटल डीएनए है, ठीक है ना, कौन सा डीएनए है ये, पेरेंटल डीएनए। इस पेरेंटल डीएनए को क्या किया जाता है, मिथाइलेटेड किया जाता है। मिथाइलेटेड कहाँ किया जाता है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन या किसी भी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इसके ऊपर एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, देखो एंजाइम को पता कैसे चलेगा कि सी हटाना है, टी हटाना है, टी सही है या सी सही है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो ऑलरेडी जो पहले से जो डीएनए होता है जिसका रेप्लिकेशन करना होता है, उस रेप्लिकेशन में जो पेरेंटल डीएनए होता है, जो माता पिता से आया हुआ डीएनए होता है,
जो जिसका रेप्लिकेशन करना है उसको मिथाइलेटेड कर दिया जाता है, यानी कि एडेनिन के ऊपर क्या जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये पुराना डीएनए है एंजाइम को। ठीक है ना भाई, एंजाइम के पास कोई स्पेसिफिक चीज तो है नहीं कि हाँ उसको पता रहेगा भाई ये नया बन रहा है ये पुराना बन रहा है, उसके लिए तो सब न्यूक्लियोटाइड सब कुछ चीजें सेम है। तो वो कैसे पता लगाएगा, तो वो ऐसे पता लगाता है मिथाइलेटेड से। तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वो किसको डिस्टर्ब करेगा, इसको हटाएगा। तो इसको हटाने के लिए वो क्या करेगा, इसको पूरा स्कैन करेगा पहले। जो एंजाइम होगा रिपेयर एंजाइम, वो इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, जैसे उसको ये इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, जैसे ही ये जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दिख रहा है उसको कि यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं है। देखो यहाँ पर तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर फिर से ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये इसको पता लगेगा, इस बॉन्डिंग से पता लगेगा कि यहाँ पर कुछ समस्या है। जब वो यहाँ से स्कैन करता हुआ आएगा इधर, ठीक है, तो यहाँ पर उसको समस्या रहेगी। तो क्या होगा, इस जगह पर म्यूट एस, कौन सी प्रोटीन, म्यूट एस प्रोटीन, ये आएगी। ठीक है, अब ये इसको रिकॉग्नाइज करेगी और इसके ऊपर आकर बाइंड हो जाएगी, तो यहाँ पर आकर ये बाइंड हो जाएगी। अब मैं इसको वापस से दोबारा से बना देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए पूरी चीज, बाकी चीजें सेम रहेंगी और लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया डीएनए है हमारा, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं वापस इसका, ये नया बनने वाला डीएनए है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एस जो होगी, म्यूट एस, ठीक है ना, म्यूट एस प्रोटीन जो है वो यहाँ आकर बाइंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये म्यूट एस है। इसके बाद में क्या होगा, म्यूट एस के साथ ही यहाँ पर एक प्रोटीन होती है एल प्रोटीन, वो भी यहाँ पर आकर जुड़ जाएगी। कौन सी प्रोटीन है, एल। ये तो कौन सी है, एस, ये कौन सी होगी, एल प्रोटीन। ठीक है, और एक और प्रोटीन होगी जिसे कहेंगे हम एच प्रोटीन। ठीक है, वो भी यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगी और एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे कहेंगे एस एल एच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में है कहानी कि एस कैसे आती है, एल कैसे आती है, एच कैसे आती है, इन सबकी एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आती है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम होगा, ये इस एच को क्या कहेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। इसको एक्टिवेट करने पर ये कुछ बेस पेयर दूर जाकर यहाँ पर इसको कट लगा देगा। ठीक है, और इसको कट लगाकर इस वाले सेगमेंट को यहाँ से यहाँ तक, इधर भी एक कट लगाएगा और इधर भी एक कट लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो सेगमेंट होगा डीएनए का, ये डीएनए का जो सेगमेंट है इधर इधर का, ये कट कर दिया जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हट जाएगा। हटने के बाद में वापस से दोबारा जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर इस वाले सेक्शन में देखो, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास ये है इसी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर कट लगा दिया इस प्रोटीन ने और एक कट यहाँ पर लगा। यहाँ से यहाँ पर जो बचा हुआ पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर नया डीएनए जो है वो बनाया जाएगा। जो नया डीएनए होगा वो बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी होगा ना, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाएगा, जी जोड़ दिया जाएगा, जिससे इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी और ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा ना, यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भाई आपका नया जो बनाया गया था सिस्टम, वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। इससे पता रहेगा कि ये रिपेयर्ड डीएनए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करता है। बिल्कुल सिंपल है, याद रख लेना है। तो यहाँ पर कितनी प्रोटीन आ गई, म्यूट एस, म्यूट एल और म्यूट एच प्रोटीन। ठीक है ना, 3 म्यूट प्रोटीन होती है, एस एल और एच, वो यहाँ पर काम करती है किसके अंदर, मिसमैच रिपेयर सिस्टम के अंदर। और ये पूछ लिया जाए कि ये किस में पाया जाता है, तो भाई ये प्रोक्यूरेट में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा म्यूट जीन में कौन भाग लेता है, म्यूट जीन किस में भाग लेता है, तो वो देता है मिसमैच रिपेयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं हम। रेग ए प्रोटीन किस में मिलता है, तो अभी हमने देखा था सिस्टम। ठीक है ना, रेग ए प्रोटीन का सिस्टम अभी हमने देखा था। जो रेग ए प्रोटीन होती है वो टूटती है, मतलब वो एक्टिवेट होती है, और जो सोर्स रिपेयर सिस्टम होता है, ठीक है ना, सोर्स रिपेयर सिस्टम होता है, उसमें भाग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेग ए प्रोटीन होती है, पहले इसको समझ लें हम, रेग ए प्रोटीन कि ये जो रेग ए प्रोटीन होती है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर प्रोटीन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर प्रोटीन बोलते हैं।
ठीक है। अभी हमने देखा किस में भाग लेती है ये, तो ये सोर्स सिस्टम में भाग लेती है ना, सोर्स में भाग लेती है, यहाँ लिख देते हैं सोर्स में भाग लेती है। अभी हमने देखा इसी रेक ए प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होती है, और जो लेक्स का जो रिप्रेसर जीन होता है, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन होती है, उसको तोड़ देती है ताकि लेक्स जीन जो है अपना काम कर सके। ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, इकोलाई में। किसमें प्रेजेंट होता है ये, इकोलाई बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, इकोलाई बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इकोलाई में प्रेजेंट होता है, इकोलाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है। शुरू में ये लो अमाउंट में होता है, स्टार्ट में ये कैसा होता है, लो होता है, लेकिन अगर डैमेज हो जाए, डीएनए क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है। डीएनए डैमेज पर इसका जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज क्यों हो जाता है, ताकि वो जो लेक्स जीन है उसको काम करने दे, रोके नहीं। ठीक है। और अगर और ज्यादा पूछ ले तो ये देख लेना कि ये लगभग 350 अमीनो एसिड की बनी होती है प्रोटीन। कितने, 350 अमीनो एसिड का ये प्रोटीन फ्रेगमेंट होता है, जो कि पाया जाता है किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई भी नहीं पूछे, यहाँ पर प्रोकैरियोट लिखा हुआ आ जाए तो प्रोकैरियोट भी सही रहेगा ना। ई कोलाई बोले हम, या प्रोकैरियोट्स बोल दे, या फिर आ जाए यहाँ पर बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, ई कोलाई, इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। किसी भी नाम से पूछे आपको आंसर दे देना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। तो रे के प्रोटीन किसमें मिलता है, ई कोलाई में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है हमसे, यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन के प्रारंभन में कौन सा पॉलीमरेज भाग लेता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि जो यूकैरियोट जीव होते हैं उनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरेज टेक पार्ट इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा पॉलीमरेज भाग लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 पॉलीमरेज हमें दिए गए हैं। ठीक है। तो लगभग 5 पॉलीमरेज होते हैं, और भी ज्यादा खोजे जा चुके हैं। तो हम एक एक को देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा भाग लेता है। तो देखो पहला जो है हमें दिया गया है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता है भैया किसका, ध्यान रख लेना है बस, बिल्कुल सिंपल है। ये अगर आरएनए पॉलीमरेज आ जाए तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता है किसका, आरआरएनए का। ठीक है। एमआरएनए का नहीं करता, ध्यान रखो। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रारंभन में कौन सा पॉलीमरेज भाग लेता है। ये तो सारे पॉलीमरेज भाग लेते हैं किसमें, अनुलेखन में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में। लेकिन ये जो हमसे पूछने का इसका जो औचित्य है, इसका जो मतलब है, वो ये पूछना चाहता है कि किसमें, किस तरह का अनुलेखन, कौन सा अनुलेखन, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन, तो एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। यहाँ पर ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि एमआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कौन सा पॉलीमरेज भाग लेता है। क्योंकि देखो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है आरआरएनए के। ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरआरएनए बनाया जाएगा। ये जो आरआरएनए होता है ये बनता है न्यूक्लियोसोम के अंदर। किसके अंदर बनता है, ओ न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर जो केंद्रिक होता है उसके अंदर बनता है। ठीक है ना। वहां पर जो एनओआर रीजन होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, वो इस न्यूक्लियोलस का निर्माण करता है। 13, 14, 15, 21, 22 नंबर का क्रोमोजोम होता है, ये मैंने आपको बताया था। 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर के क्रोमोजोम होते हैं, ये यहाँ पर ये काम करते हैं, और आरआरएनए का निर्माण होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के आरआरएनए बनाए जाते हैं। ठीक है। और वो बनाने का काम कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है। तो ये भी सही फिलहाल तो, लेकिन हमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड भी दिया हुआ है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है किसका, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है भाई एमआरएनए का। किसका करता है, एमआरएनए का। और यहाँ इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ही यही है हमसे। तो ये किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए का करता है। दूसरा ये माइक्रो आरएनए का भी करता है, एमआईआरएनए, इसको बोला जाता है माइक्रो आरएनए। ठीक है। एक और आरएनए होता है जिसको बोला जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है। और एक और होता है SNORNA, इसका भी ये ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो इन तीनों का भी ट्रांसक्रिप्शन करता है एमआरएनए के साथ साथ कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो सबसे ज्यादा कौन सा भाग ले रहा है, सबसे ज्यादा कौन काम आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की अगर आप बात करोगे, ठीक है, देखो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम आता है डीएनए के रेप्लिकेशन में, लेकिन
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड काम नहीं आता है एमआरएनए में। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये करता है टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन। किसका करता है? टीआरएनए का। या फिर ये 5S जो आरआरएनए होता है उसका भी करता है। ठीक है ना, 5S आरआरएनए का भी करता है और टीआरएनए का भी करता है। जो चौथा होता है, चौथा और पांचवा हो, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर ये जो है होते हैं SIRNA का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, यानी कि SIRNA को बनाते हैं। तो अब अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा तो हम आंसर दे सकते हैं इजी वे में। देखो, पॉलीमरेज अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट किसका करता है? आरआरएनए का। ठीक है, सेकंड होता है तो वो किसका करता है? एमआरएनए का। और जो थर्ड होता है वो किसका करता है भाई? टीआरएनए का। ध्यान रख लेना ये बात है बस। पहला आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा टीआरएनए। बस ये तीन एंजाइम होते हैं जो कि भाग लेते हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को बनाने में। ठीक है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा में है। मेन तीन ही है। मेन जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये इसमें भाग लेते हैं। एक आरआरएनए बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है और तीसरा जो होता है वो टीआरएनए बनाता है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो एमआरएनए बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। क्योंकि बनाएंगे तो सारे आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए, लेकिन एमआरएनए बनाने वाला कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, रिपोर्टर जीन किसे कहते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपोर्टर जीन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है हमेशा ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। देखो, रिपोर्टर जीन कहलाते हैं। रिपोर्टर जीन किसे कहते हैं? तो रिपोर्टर जीन आर कॉल्ड एज मार्कर जीन, ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, और दूसरा वर्णीय जीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेलेक्टेबल जीन। ठीक है, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर जीन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी, ये दोनों में ही भाग लेता है। ठीक है, संवर्धन जीन को बोला जाता है एनहेंसर जीन। क्या बोला जाता है? एनहेंसर जीन। एनहेंसर जीन जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई? ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुत दूर स्थित होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को एनहेंस करते हैं। किसको करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को एनहेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मार्कर जीन या वर्णीय जीन होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, इनको बोला जाता है पूरे मार्कर जीन या सेलेक्टेबल जीन। वर्णीय जीन जो होते हैं ये होते हैं सेलेक्टेबल जीन। ठीक है, और मार्कर जीन को तो हम क्या बोलेंगे जी? मार्कर जीन ही बोलेंगे। मार्कर जीन को तो क्या बोलेंगे? मार्कर जीन ही बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो दोनों जीन होते हैं ये दोनों जीन काम आते हैं यहाँ पर। तो हमारा तो आंसर क्या हो गया? ये हो गया। रिपोर्टर जीन दोनों को ही कहा जाता है। दोनों ही कौन से जीन है जी? दोनों ही है रिपोर्टर जीन। दोनों ही कौन से जीन है भाई? रिपोर्टर जीन है। ठीक है ना, ये दोनों ही कौन से जीन हो गए? रिपोर्टर जीन हो गए। बात समझ में आ गई? अब ये जो रिपोर्टर जीन होते हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होती है, मतलब किसी सेल में कुछ बदलाव हुआ है या किसी डीएनए में कुछ बदलाव हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने का काम करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल को क्या करते हैं? ये मार्क करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सेल को क्या कर लेते हैं? ये मार्क कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, पहचान दिला देते हैं हमें। ठीक है, इसलिए इनको मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर भी कहा जाता है। कैसे करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जीन आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जीन है और इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो मार्कर जीन होगा वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन जो होगी वो इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी, यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। जब हम इसको किसी यूवी के अंदर, एक्सरे के अंदर या किसी मीडिया के अंदर ग्रो करवाएंगे तो ये हमें चमकता हुआ दिखाई देगा या अलग कलर का दिखाई देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्कर जीन यहाँ पर है और जो चेंजेज है वो इस जीन के ऊपर है। तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम सेलेक्ट मार्क करेंगे, इसको मार्क करके फिर इसका सिलेक्शन करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है भाई, समझ में आए? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी जेनेटिक पढ़ी है, थोड़ा बहुत भी आपने जीन के बारे में समझा है तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, समझना है हमें और चीजों को क्लेरिफाई करके रखना है ना, क्लेरिफाई करके रखना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। तो देखो, ये मार्कर जीन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कोई भी जीन है उसको हम क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में बहुत सारे मार्कर होते हैं, जैसे कि लक्स मार्कर होता है। कौन सा मार्कर होता है? लक्स। ये जो लक्स मार्कर होता है इसको बोलते हैं लूसीफरेज। क्या बोलते हैं इसको? लूसीफरेज मार्कर। ठीक है,
ये काम लिया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। ये क्या करता है? ये फोस्फोरिसेंसेस को शो करता है, ठीक है ना, फोस्फोरिसेंसेस को शो करता है। इसी तरह से दूसरा मार्कर होता है अपने पास में लैक्टोज का, लेक एल, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज मार्कर। ये किस में पाया जाता है? ये ई कोलाई के अंदर, ये ई कोलाई में होता है। और ये ई कोलाई में किसको सेलेक्ट करता है? इसमें कैसे सेलेक्ट करते हैं हम कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जब इसको एक्स गेल के ऊपर, एक्स गेल माध्यम के ऊपर उगाया जाता है तो ये ब्लू कॉलोनी देता है। कौन सी कॉलोनी देता है? ब्लू कॉलोनी देता है, जिससे हम पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा जो टारगेट जीन है वो इस बैक्टीरिया के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक प्लेट ली और इसके अंदर हमने कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवा दिया, और उनके अंदर हमने ये जो है लेक एल, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसके अंदर दे दिया। तो यहाँ पर जो है जिसके पास हमारा सेलेक्टेबल मार्कर होगा वो हमें यहाँ पर ब्लू कॉलोनी के फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है ना। ब्लू कॉलोनी जो है नीले रंग की कॉलोनी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा मार्कर जीन अवेलेबल है, ठीक है भाई। एक और होता है जीपीएफ करके, उसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, जीएफपी। इसको बोलते हैं ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ये किसमें पाई जाती है? पाई जाती है जेलीफिश के अंदर। इसके अंदर पाई जाती है, जेलीफिश जो होती है उसके अंदर पाई जाती है। और ये क्या करती है कि जब ये जो ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन होती है, जब ये प्रेजेंट होती है तो ये यूवी के अंदर, इसके अंदर यूवी के अंदर या नीले प्रकाश के अंदर जो है ये क्या करती है? हरा रंग देती है, हरा रंग नजर आता है, ग्रीन कलर नजर आता है। अगर आप उस प्लेट को ले जाकर, बैक्टीरिया की प्लेट जिसके अंदर आपने ये जीपीएफ डाला हुआ है, उसको उसके अंदर यूवी के अंदर ले जाओगे तो वो वहां पर चमकता हुआ आपको दिखाई देगा हरे रंग का। तो इस तरह से हम मार्क करते हैं, समझ में आ गया। तो ये जो रिपोर्टर जीन है इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? मार्कर जीन कहा जाता है, ठीक है। और ये मार्कर जीन किसके अंदर कौन से होते हैं? यहाँ पर मार्कर जीन, मतलब रिपोर्टर जीन को ही मार्कर जीन बोलते हैं या वर्णीय जीन बोलते हैं, सेलेक्टेबल जीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 हमको बोलता है भाई यहाँ पर, यूकैरियोटिक में अनुलेखन प्रारंभन संकुल है। मतलब कि जो अनुलेखन होता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? यानी कि हमसे पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें इनमें से क्या क्या होगा। देखो, अगर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की हम बात करें यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल होता है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। देखो कैसे होता है, ये आपका डीएनए होता है यहाँ पर, ठीक है। अब डीएनए के अंदर क्या होता है कि एक जो है प्रमोटर होता है जिसे बोलते हैं टाटा बॉक्स, क्योंकि हम यहाँ पर यूकैरियोट की बात करते हैं ना, यूकैरियोट की बात करें, नॉट प्रोकैरियोट। तो यहाँ पर एक होता है टाटा बॉक्स, ठीक है। और एक होती है यहाँ पर स्टार्ट साइट। यहाँ पर कौन सी साइट होती है? स्टार्ट साइट, ठीक है। मैं आपको इनिशिएशन बता रहा हूँ यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर किस प्रकार से इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसे ध्यान से समझ लेना है। अगर बड़ा एग्जाम होता है तब भी आपका काम आ जाएगा। तो ये डीएनए है और यहाँ पर ये टाटा बॉक्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, और ये प्रमोटर होता है, ठीक है। टाटा बॉक्स, जीसी बॉक्स, ठीक है ना, इस तरह के बॉक्स होते हैं। तो ये टाटा बॉक्स है। और ये कोर प्रमोटर कहलाता है। कौन सा प्रमोटर कहलाता है? ये कोर प्रमोटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होता है, ये पूरा का पूरा कोर प्रमोटर है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। समझ में आ गया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी वो इस प्रमोटर के ऊपर आकर बाइंड होता है। जहां पर ये प्रमोटर होता है, इस प्रमोटर के ऊपर आकर बाइंड कौन होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर देते हैं तो ये हमें पता रहेगा कि भाई ये यहाँ पर आपका टाटा बॉक्स है, ठीक है। इस टाटा बॉक्स के ऊपर आकर कौन बाइंड होता है? आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ठीक है। ये बाइंड हो जाता है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, यहाँ पर आकर बाइंड, ठीक है। अब इसके बाद में क्या किया जाता है? इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए और सेकंड बी, ए और बी, ठीक है ना, ए
एंड बी, इन दोनों को रिक्रूट किया जाता है, मतलब इनको लाया जाता है। और ये जो है ये दोनों भी इसके ऊपर आकर बाइंड हो जाते हैं, किसके ऊपर, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी के ऊपर। देखो यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है, ये डी है। अब मैं यहाँ डी लिख देता हूँ सिंपली याद रखने के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पर दो फैक्टर जो कि है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो ए जो है वो कहाँ जुड़ेगा, ए जो है वो यहाँ जुड़ जाता है इसके पास में आके, और जो बी होता है वो बी जुड़ जाता है यहाँ पर आके। ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर एक, या तो इसको आप बेड कॉम्प्लेक्स समझ लो, या इसे इसको बोला जाता है डी ए बी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, डी ए बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। ये इनिशिएशन साइट है यहाँ पर, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है एफ। कौन सा फैक्टर आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, ठीक है। वो भी इस जगह आकर बाइंड हो जाता है, इसी जगह पर आकर बाइंड हो जाता है। और जैसे वो यहाँ पर बाइंड होता है इसका इनिशिएशन हो जाता है। तो यहाँ पर तो कौन बना हुआ है, डी बना हुआ है अपना। यहाँ पर आपका जो है ए जुड़ा हुआ है, ये ए है। और इसी के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका बी, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पर जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, ठीक है। ये जो, सॉरी एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ, ठीक है। ये क्या करता है, ये भाई साहब लेके आते हैं किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। किसको लेके आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को, ठीक है। एमआरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को ये यहाँ पर लेके आते हैं, कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ जो है इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है और यहाँ पर लाकर इसको रख देता है इस तरीके से। और इसके साथ क्या बंधा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ बंधा हुआ है। तो ये एफ इसके साथ ही जुड़ा रहता है, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद में क्या होता है, एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसे बोला जाता है ई, और एक होता है एच। दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, एक होता है ई और एक होता है एच, ठीक है। अब ये जो ई और एच होते हैं ये यहाँ पर इसका इनिशिएशन करवा देते हैं, ठीक है। मतलब जो एच होता है ये क्या करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई होता है उसको, पहले तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई इसके पास आता है। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये ई है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई सेकंड, ई सेकंड ही रहेगा, यहाँ पर सारी चीजें क्या रहेंगी, सेकंड ही रहेंगी, है ना। और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये जो है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, ये दोनों कॉम्प्लेक्स के ऊपर आकर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर वापस से दोबारा समझने के लिए सारी कहानी को। ये हमने बना दिया। और इस पे जो ये डी है यहाँ पर, ठीक है, ये कौन सा है, डी। और इसके साथ यहाँ पर ये ए जुड़ा हुआ है, ये ए है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, बी जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका ये डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है विद ई, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी एफ, विद एफ नॉट ई। अब इसके पास कौन आएगा, इसके पास आएगा सबसे पहले ई। कौन आएगा भाई, सबसे पहले आएगा इसके पास में ई, ई आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ लिख दें इसको, हम यहाँ लिख देते हैं, एच और ई दोनों साथ आते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम, ए एच आ गया, ये एच मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं ई, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर आता है, यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन होता है। एटीपी की वजह से यहाँ पर जो है इसको एनर्जी मिलती है, यहाँ पर एटीपी जुड़ता है और एटीपी जुड़कर इसको क्या देता है, एनर्जी देता है। और एनर्जी देने से ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर बी है, एफ है, एच है और ई है, ये सारा का सारा आगे बढ़ता है, आगे मूव करता है। जहां पर स्टार्ट पॉइंट होता है वहां तक ये पहुंचता है और वहां जाकर ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। अब यहाँ पर पीछे की तरफ में क्या छूट जाता है, तो पीछे की तरफ में केवल ए और डी छूट जाता है। ये दो एंजाइम, दो जो फैक्टर होते हैं ये यहाँ पर छूट जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा से अगर इसी का ही ट्रांसक्रिप्शन करना हो तो वापस से कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं हमें, देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए अवेलेबल होता है, बी भी अवेलेबल होता है और डी भी अवेलेबल होता है। देखो हो रहा है ना, बी अवेलेबल है, डी अवेलेबल है और ए अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है
ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होता है उसके अंदर ये सारे के सारे ही जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए 38 में आ जाते हैं अभी हम। 38 क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है भाई, 38 क्वेश्चन वैसे है बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपका नॉलेज को चेक किया गया है। बिल्कुल सिंपल है वैसे तो, चलिए देखते हैं। फिर भी ट्रांसजीनी हेतु सबसे अधिक किस प्रमोटर का उपयोग किया जाता है? अगर आपने किताब को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये आपकी किताब का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। प्रमोटर, किस प्रमोटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कुछ प्रमोटर हमें दिए गए, जैसे कि 35S। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रमोटर है वो 35S ही है। ठीक है, और ये 35S होता है, इसे प्राप्त किया गया था किसे, कोलीफ्लावर मोजेक वायरस से। किसे किया था, कोलीफ्लावर मोजेक वायरस से, मोजेक वायरस से इसे प्राप्त किया गया था। और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ये, है ना, कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रयोग कर किया जाने वाला आपका प्रमोटर है। ठीक है, किससे प्राप्त किया गया था, कॉलीफ्लावर से। तो ये भी पूछ लेता है, एक बार क्वेश्चन आ गया था ये, ठीक है ना। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस से प्राप्त किया गया हुआ प्रमोटर जो सबसे ज्यादा ट्रांसजीन में काम आता है, ठीक है, वो कौन सा है, 35S प्रमोटर। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम यहाँ पर, एक हमें दिया गया है UBI1 और UBI2, ये दो दिए गए हैं यहाँ पर। ये जो होते हैं ये मक्का से प्राप्त किए गए हैं। मक्का का जो मेज होती है आपकी, मक्का जो होती है मेज, इस मेज का जो यूबीक्यूटिन जीन होता है, कौन सा जीन होता है, यूबीक्यूटिन जीन। ठीक है, यूबीक्यूटिन जीन जो होता है उसका प्रमोटर होता है। ठीक है, और ये एक से लगभग छः जो होते हैं, एक से पाँच या छः, किसी में पाँच लिखा किसी में छः, तो एक से छः जो इंट्रोन्स होते हैं, इंट्रोन्स होते हैं उनसे ये निकाला गया है। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है धान में, धान में प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका काम होता है पर्टिकुलर धान के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कि यूबीआई या UBI1 UBI2 जो है वो प्रमोटर किस में काम लिया जाता है, मतलब किस फसल के उत्पादन में काम लिया जाता है, किस फसल के ट्रांसजीन बनाने में काम लिया जाता है, तो वो किस में काम आता है, धान में काम आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह एक और नेक्स्ट प्रमोटर हमारे पास में SH1। ये जो SH1 प्रमोटर होता है, SH1 SH2 SH3 इस तरह से प्रमोटर होते हैं, ये भी मक्का से ही किया गया है, मक्का से ही इसको आइसोलेट किया गया है। मक्का का जो SH1 जीन होता है उसी से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बता दूं मैं कि ये इसका फर्स्ट नॉन कोडिंग इंट्रोन होता है। क्या होता है ये, फर्स्ट नॉन कोडिंग इंट्रोन होता है। ठीक है, नॉन कोडिंग इंट्रोन होता है जिसका इस्तेमाल किया गया है। और ये काम लिया जाता है किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके ट्रांसजीन बनाने में इसको काम लिया जाता है, इस प्रमोटर को। समझ में आ गई बात। तो अगर एसएच पूछा जाए कि एसएच का किस इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो मोनोकोट में। अगर आपसे पूछा जाए कि यूबीआई का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो धान में। और 35S का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो ये सभी में ही प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला, प्रयोग किया जाने वाला जो है प्रमोटर होता है। समझ में आया, याद रखना है। एसएच जो होता है वो मोनोकोट में काम लिया जाता है, यूबीआई जो होता है वो धान में काम लिया जाता है। धान भी एक प्रकार का मोनोकोट है, तो एसएच को भी हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूबीआई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम लिया जाता है वो कौन है, 35S। 35S को किससे आइसोलेट किया गया है, तो इसको आइसोलेट किया गया है कोलीफ्लावर मोजेक वायरस से। या अगर वहां कोलीफ्लावर नहीं लिखा हो, CMV लिखा हो, तो इसे भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये CMV कोलीफ्लावर मोजेक वायरस का एक शॉर्ट में नाम है CMV, क्योंकि बहुत सी बार इसका नाम नहीं लिखते, इसका नाम लिखते शॉर्ट में। ठीक है ना, तो शॉर्ट में भी हमें याद होना चाहिए, कोलीफ्लावर मोजेक वायरस से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि नए संश्लेषित RNA के कितने न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट DNA के साथ अनुलेखन बबल युग्मित करते हैं। यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन बबल होता है उसके साथ में RNA के कितने न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट DNA के साथ जुड़े रहते हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA आर पेयर्ड विद DNA टेम्पलेट इन ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब ये क्या बला है, इसको समझते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन बबल को समझते हैं।
बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा खास कहानी नहीं है समझने में, ठीक है। चलिए जी, तो पहले देखो ये हमारा क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा डीएनए है और यहाँ पर ये डीएनए का ये वाला जो सेगमेंट है ये खुला हुआ है, जहां पर क्या करवाना है जी, ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो लगभग 25 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ओपन होते हैं। ये जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं ये कितने अलग होते हैं, लगभग 25, ठीक है ना। 25 जो डीएनए होते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना हो जाता है, इसको बोला जाता है, पहले तो इसको समझते हैं हम कि ये क्या है। ये तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्या है जी, ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ठीक है भाई। जो हमसे पूछा गया है इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। बबल जैसा दिख रहा है ना, ट्रांसक्रिप्शन बबल, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है, ठीक है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टार्ट होगा इस बबल पर, तो यहाँ पर ये जो जितना खोलेंगे ना, ये कितना खुलेगा, 25 के लगभग खोल दिया जाएगा। कितने न्यूक्लियोटाइड के लगभग खोला जाएगा इसको, 25 न्यूक्लियोटाइड, 25 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या होते हैं, ओपन किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जब 25 न्यूक्लियोटाइड ओपन कर दिए जाते हैं, तो इनमें से लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड, 8 न्यूक्लियोटाइड तक का जो पोर्शन होता है, वो पोर्शन इसके अंदर फंसा रहता है। किसका, इसका जो आपका जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए बनेगा उसका। तो यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, आपका एमआरएनए बनाया जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि हम ये क्या है, आपका एमआरएनए है। तो इस एमआरएनए के लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड जी, 8 न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक के जो है ये वाला जो पोर्शन होगा एमआरएनए का, ये जुड़ा रहेगा, ये क्या है आपका एमआरएनए, ठीक है। इस एमआरएनए के 8 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इस 25 न्यूक्लियोटाइड वाले कॉम्प्लेक्स में जुड़े रहते हैं, ठीक है। मतलब 8 न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है यहाँ पर। भाई इसका तो 25 खुले हुए हैं पूरे टोटल, ये थोड़ा हमने छोटा बना दिया गलती से। ये यहाँ पर 25 जुड़े हुए होते हैं, 25 न्यूक्लियोटाइड खुले हुए होते हैं, लेकिन हमारा जो टीआरएनए बनता है उसके केवल 8 न्यूक्लियोटाइड ही जो है वो इस डीएनए टेम्पलेट के साथ में जुड़े होते हैं। ये डीएनए का क्या है, टेम्पलेट है। ये डीएनए का क्या है, टेम्पलेट है, ठीक है। और ये आरएनए आपका बन रहा है जिसको हम बोलते हैं प्री आरएनए, ठीक है, या नेटल आरएनए। ठीक, यहाँ पर 8 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। याद रखिए ये होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल वाला सिस्टम, ठीक। नाउ 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 तो हो गया हमारा ना, ये 39 ही था। 39 की जगह आ जाएगा 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड हेतु समापन स्थल पर कौन से अनुक्रम स्थित होते हैं, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज प्रेजेंट एट स्टॉप साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कहाँ पर क्या चीज होती है, अगर आप किताब में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होगा। आप यहाँ पढ़िए इस चीज को ना, मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो वही सेम चीज हो रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है भाई, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लगा हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लगा हुआ है तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो वही ट्रांसक्रिप्शन में वही सेम वही चीज बनाएंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन बबल वाली कहानी बना देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, वापस से ये इस तरीके से बना दिया हमने ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका एमआरएनए जो है वो बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये एमआरएनए हमने बना दिया, ये एमआरएनए बन रहा है। अब ये जब एमआरएनए बन जाता है कंप्लीट, तो यहाँ पर दो तरह की सीक्वेंस होती है। एक सीक्वेंस जो होती है डाउन स्ट्रीम में, वो होती है यहाँ पर ए ए यू ए ए, ए ए यू ए ए और ए। किस पर होती है, ये आरएनए पर होती है, ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस किस पर होती है, आरएनए पर। ये क्या है आपका प्री आरएनए, इसको बोला जाता है प्री आरएनए या प्री एमआरएनए भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका क्या है जी, डीएनए है, ये डीएनए। और डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। 8 न्यूक्लियोटाइड इसके जुड़े होते हैं, भूलोगे नहीं आप, है ना। और यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है ए ए यू ए, और एक होता है यहाँ पर यूजी रिच सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस होता है, यूजी रिच सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यू यू ए सीक्वेंस होता है, क्योंकि ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर एक प्रोटीन जो होती है वो बाइंड होती है। यहाँ पर एक प्रोटीन होती है वो बाइंड होती है इस कॉम्प्लेक्स पर, इस ए यू यू ए पर, ठीक है ना। इस सीक्वेंस पर एक प्रोटीन बाइंड होती है जिसे बोला जाता है CPSF प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बोला जाता है, CPFS प्रोटीन। इसका पूरा नाम बता देता हूं मैं आपको, क्लीवेज एंड क्लीवेज एंड
एंड पोली पोली एडिनिलेशन पोली एडिनिलेशन स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी फैक्टर। अगर याद नाम रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो CPSF याद रख लो। ठीक है, ये प्रोटीन जो है यहाँ पर बाइंड होती है। क्लियर बात। और ये जो यूजी रिच सीक्वेंस होता है डाउन स्ट्रीम में, ये देखो ये तो होता है अप स्ट्रीम साइट। ये कौन सी साइट होती है इसकी? अप स्ट्रीम साइट होती है। और ये कौन सी होती है इधर? डाउन स्ट्रीम साइट। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइट। ठीक है, जहां पर स्टार्ट होता है वो अप स्ट्रीम होती है और जहां पर खत्म होता है वो डाउन स्ट्रीम होता है। ठीक है, ये आपने उसके जो जीन होगा उसमें पढ़ा था हमने, है ना। अब ये जो यूजी साइट होती है, इस यूजी साइट पर जो प्रोटीन आकर बाइंड होती है उसे कहा जाता है, यहाँ पर भी एक प्रोटीन बाइंड होगी और इस प्रोटीन को कहा जाएगा भाई CSTF प्रोटीन। ठीक है, यानी कि क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है? क्लीवेज स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। स्टिमुलेटिंग फैक्टर समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो CSTF है, ये CSTF तो बाइंड होता है किस पर? U और G पर, मतलब UG या GU। मान लो आप GU रिच सीक्वेंस, इसको UG की जगह क्या बोलते हैं? GU रिच सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है आपका? AA सीक्वेंस। इसके ऊपर ये बाइंड होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है और इसको यहाँ से काट दिया जाता है, इसमें क्लीव कर दिया जाता है। और क्लीव करते ही ये जो mRNA है ये टूटकर अलग हो जाता है और अलग होकर इसके ऊपर फिर पॉली एडिनेशन कर दिया जाता है, मतलब इस AA के बाद में यहाँ पर पॉली ए टेल जोड़ दी जाती है और आपका प्री mRNA तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर होता है इसका टर्मिनेशन और ये होता है आपका टर्मिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई। अब क्लीवेज कब कहाँ होता है? तो क्लीवेज होता है डाउन स्ट्रीम में 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड के बीच में। ठीक है ना, ये जो डाउन स्ट्रीम वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये डाउन स्ट्रीम है। ये तो अप स्ट्रीम हो गया क्योंकि ये तो बनता हुआ जा रहा है, तो अप स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में कहाँ होता है? डाउन स्ट्रीम में 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड दूर। कितने? 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड दूर जो होता है, ये काम किया जाता है और क्लीव कर दिया जाता है। जैसे ही क्लीव होता है mRNA यहाँ से हट जाता है और इसको हम बोलते हैं कि टर्मिनेशन हो गया है। ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो गया? टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसको हमारे इसमें मिलाते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज प्रेजेंट एट स्टॉप साइट? स्टॉप साइट पर निम्न में से कौन सा अनुक्रम जो है वो प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है फॉर RNA पॉलीमरेज सेकंड? ठीक है, RNA पॉलीमरेज सेकंड के लिए। तो देखो, जैसे RNA पॉलीमरेज सेकंड जो है यहाँ पर पहुंचेगा, इस सीक्वेंस पर पहुंचेगा, ये RNA पॉलीमरेज सेकंड हम यहाँ पर पहुंचा ही देते हैं इसको ना। ये यहाँ पर पहुंच गया, ये आपका RNA करते करते काम यहाँ तक पहुंच गया है और ये सारा काम कर दिया इसने, है ना। अभी यहाँ पर लगा हुआ है ये इस जगह पर और यहाँ पर ये काम कर दिया इसने। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस बना दिया इसने ना, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ वरना फिर ये कंफ्यूज करेगा हमें कहानी। बिना इसके ही हम देख लेते हैं इसको ताकि हमें समझ में आए, क्योंकि अगर इसको लगा देंगे ना तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्या कर दिया सर ने यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं हमें। तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इस स्टॉप साइट को इस सीक्वेंस के आधार पर। जैसे ये सीक्वेंस कोड होता है, ये RNA पॉलीमरेज यहाँ से हट जाता है और DNA कट जाता है, ये RNA जो होता है वो कट जाता है। अब देखो यहाँ पर एक पहले दिया गया है हमें GC युक्त सीक्वेंस, तो GC तो है नहीं यहाँ पर क्या है? UG है, तो ये तो हो नहीं सकता। 80 सीक्वेंस, तो 80 सीक्वेंस भी नहीं है यहाँ पर। टी का तो कोई काम ही नहीं होता भाई, सीधी सी बात है, टी तो होता ही नहीं है RNA में, तो खत्म कहानी। थायमिन होता नहीं है, यूरेसिल होता है। तो अगर यूरेसिल होता तो कुछ दिमाग लगाते हैं, पर यहाँ पर तो टी है तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब बच गया कौन सा जी? थर्ड बच गया। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, AAU और AAU और AA ये सीक्वेंस होता है। और इस सीक्वेंस पर कौन सी प्रोटीन बाइंड होती है? CPSF प्रोटीन, यानी कि क्लीवेज एंड पॉली एडिनिलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, जो बाद में यहाँ पर पॉली एडिनिलेशन करवाएगा। ये चीज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे जी कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे एग्जाम देंगे, एग्जाम दे रहे हैं,
जिन्होंने एग्जाम दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम अनाउंस करेंगे जो टॉपर रहेगा। ठीक है, अभी तक जो टॉपर है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल वाले वीडियो में मैं इस चीज को बताऊंगा। ठीक है, और आज ही जो है आपके पास में 6 बजे से 7 बजे के बीच में जो है टेस्ट आएगा, और उस टेस्ट की जो डेट होगी वो जितने बजे आएगा उतने 12 घंटे की रहेगी। उसके 12 घंटे की डेट रहेगी, 12 घंटे में आप उसको सोल्व करना है। और वही 30 मिनट का टेस्ट रहेगा, आधे घंटे का टेस्ट है, 20 क्वेश्चन आपको उसमें सोल्व करने हैं। मतलब आपको उसमें 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिल रहा है एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो बड़ी तसल्ली से सोल्व करें ताकि आप जो है अच्छे नंबर उसमें प्राप्त कर सकें। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आपने इसे अच्छे से देखा, समझा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले फिर से 10 क्वेश्चन को लेकर, जो नंबर होगा हमारा 41 से लेकर 50 तक का। इस तरह से हमारे आधी किताब के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।